नमस्ते दोस्तों। आज का डेट है 18 अक्टूबर 2023 और अभी हम डिस्कस करेंगे द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हिंदी में। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आज के द हिंदू के न्यूज़पेपर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो सबसे पहले एक वर्ल्ड लोकेशन डिस्कस करेंगे, ब्रुसेल्स। ये यूरोप में है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूरोप है। ये बगल में इसके नॉर्थ सी है। तो इसको विस्तार से देखेंगे और इसके सारे सराउंडिंग्स को हम लोग देखेंगे कि इसके आसपास कौन कौन से कंट्री है, कौन कौन से लेक है। ठीक है, अगला आर्टिकल है, ये है एडिटोरियल में। इसमें कहा जाता है कि एक शक्तिशाली स्वास्थ्य विचार के रूप में केंद्रीकृत खरीद को बढ़ावा देना चाहिए। इसमें राइटर के द्वारा कहा जाता है कि एक एग्जाम्पल दिया जाता है, जैसे वर्तमान समय में मैकडी से लोग बर्गर खा रहे हैं, ठीक है, लेकिन इसको प्रतिस्थापित करने की बात की जा रही है जो देसी बड़ा पाव। तो बड़ा पाव बनाने के लिए बड़ी मात्रा में आलू की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो आलू की जो खरीद होगी उसके लिए अगर कहा जाता है कि इसको केंद्रीकृत व्यवस्था अपनानी चाहिए, जिससे कि आलू का जो कीमत है वो सही रूप से निर्धारित की जाए और जो लोग देसी बड़ा पाव बनाने वाली कंपनियां होगी या स्टार्टअप होगी उसको फायदा हो सके और इससे आलू उपजाने वाले किसानों को भी समुचित रूप से फायदा हो सके। लेकिन यहाँ पे जब दवाई की बात आ रही है तो इसको विकेंद्रीकृत रखा गया है। तो इसका क्या कारण है? यहीं पे राइटर कहते हैं कि जो दवाई का बाजार है यहाँ पे इसकी कीमतों को एकीकृत किया जाए, ठीक है। इसी के लिए यहाँ पे एक सेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट की बात की गई है। तो इसी को हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे और इससे क्या क्या फायदे हो सकते हैं। दवाई के लिए कम कीमत भी यूज होगा, उसको बनाने में भी कॉस्ट कम लगेगा, ठीक है, अगर हम लोग सेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट का उपयोग करेंगे। तो इसको विस्तार से पढ़ेंगे। अगला आर्टिकल है, कैसे सहक्रियात्मक बाधाएं जो है एसडीजी की प्रगति को प्रभावित कर रही है। इसमें मुख्यतः कहा जाता है एसडीजी के लिए जो 2030 का बहुत सा लक्ष्य बनाया गया है, 169 लक्ष्य, लेकिन ये दिखाई दे रहा है वर्तमान समय में मात्र 15% ही जो एसडीजी का लक्ष्य है वो हासिल होता दिख रहा है। तो इसकी क्या क्या समस्याएं हैं इसको भी विस्तार से पढ़ेंगे। अगला आर्टिकल है, नेपाल और बांग्लादेश ने ये दोनों जो है वो लड़ाई कर रहे हैं डब्ल्यूएचओ के क्षेत्रीय पद के लिए, ठीक है। तो नेपाल के जो पहले से ही प्रतिनिधित्व रहे हैं शंभू आचार्य और बांग्लादेश का जो है वो शेख हसीना जो प्रधानमंत्री है उसकी डॉक्टर है। तो ये भी इल्जाम लगा जा रहा है कि नेपोटिज्म का ये कारण है कि जो प्रधानमंत्री उसकी मां है वो अपनी बेटी जो है उसकी साहिबा वाजेद इसे डब्ल्यूएचओ के रीजनल हेड बनाने के लिए बात कर रही है। तो यहाँ पे भाई भतीजावाद का आरोप लगाया जा रहा है। परंतु यहाँ पे एक और सवाल उठाया जा रहा है, बहुत लंबे समय से जो शंभू आचार्य है इतने अनुभवी हैं, फिर भी जो हमारा साउदर्न एशिया है उस क्षेत्र में हेल्थ के सेक्टर में ज्यादा विकास दिखाई नहीं दिया जाए। तो यहीं पे ये लड़ाई है नेपाल और बांग्लादेश के बीच में, इसको विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं एक वर्ल्ड लोकेशन जो है ब्रुसेल्स। तो ब्रुसेल्स कहाँ है? ब्रुसेल्स शहर जो है ब्रुसेल्स राजधानी क्षेत्र की सबसे बड़ी नगर पालिका और ऐतिहासिक ये क्षेत्र जो है ना वो बहुत ही ऐतिहासिक रूप से भी महत्व रखता है। तो ऐतिहासिक केंद्र है, साथ ही ये क्षेत्र जो है वो बेल्जियम की राजधानी है। तो याद रखिएगा कि ये है बेल्जियम की राजधानी, ठीक है। तो ब्रुसेल्स शहर जो है यूरोपियन संघ का प्रशासनिक केंद्र है, तो एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर भी है यूरोपियन संघ का ब्रुसेल्स शहर। तो इसलिए भी ये इंपॉर्टेंस रखता है क्योंकि यह अपने यूरोपीय क्वार्टर में कई प्रमुख यूरोपियन संघ संस्थानों की मेजबानी करता है। तो थोड़ा सा बेल्जियम के बारे में जान लेते हैं। तो बेल्जियम जो है वो पश्चिमी यूरोप का एक देश है जो मध्ययुगीन शहरों, उसके बाद पुनर्जागरण वास्तुकला, यूरोपियन संघ और नाटो के मुख्यालय के रूप में जाना जाता है। इसलिए इन सभी चीजों में ये महत्व रखता है बेल्जियम। तो देश में विशिष्ट क्षेत्र है जिसमें उत्तर में डच भाषी फ्लैंडर्स है, उसके बाद दक्षिण में फ्रेंच भाषी बालोनिया है, उसके बाद पूरब में जर्मन भाषी समुदाय है, उसके बाद द्विभाषी राजधानी जो है वो ब्रुसेल्स में ग्रैंड प्लेस में अलंकृत गिल्ड हॉल और सुरुचिपूर्ण आर्ट नोबे इमारतें हैं। ये सब कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं बेल्जियम का जो इसमें दर्शाया गया है। इसको हम लोग मैप में मार देख लेते हैं। जैसे ये बेल्जियम है, ठीक है, इसकी राजधानी जो है ब्रुसेल्स है। अब इसके सराउंडिंग कंट्रीज देख लेते हैं। तो नॉर्थ में जो है नीदरलैंड है, उसके बाद ईस्ट में जर्मनी है, साउथ में जो है वो फ्रांस का बहुत बड़ा रीजन है। ये भी याद रखिएगा लग्जमबर्ग जो भी है वो साउदर्न ईस्ट रीजन में है, ठीक है।
आगे देख लेते हैं, यहाँ पे जो इसका नॉर्थ वेस्ट का रीजन है वो नॉर्थ सी से जुड़ा हुआ है, तो ये भी याद रखिएगा, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट सी है जो नॉर्थ सी से इसका डायरेक्ट बॉर्डर टच होता है। ठीक है, ये ओशन में इसका बॉर्डर टच होता है, ये याद रखिएगा, यही चीजें याद रखने की थी। अगले मैप में भी हम लोग देख लेते हैं कुछ चीजें, अगर ऐसा कुछ है तो देख सकते हैं, जैसे कि शील रिवर, कल भी हम लोग बात किए थे, मूशी रिवर, तो ये सारे रिवर इंपॉर्टेंट है, लाई रिवर, उसके बाद सेल्डी रिवर, तो ये कुछ रिवर्स जो है वो, मास रिवर भी यहाँ बेल्जियम से गुजरती है, तो ये कुछ रिवर्स हैं जिसे याद रखने की आवश्यकता है। ठीक है, अब देख लेते हैं अगला आर्टिकल। तो ये आर्टिकल है, एक शक्तिशाली स्वास्थ्य विचार के रूप में केंद्रीकृत खरीद को बढ़ावा देने की बात की जा रही है राइटर के द्वारा, खासकर हेल्थ के सेक्टर के लिए, मेडिसिन के लिए। ठीक है, तो इसमें कहा जाता है राइटर के द्वारा कि कल्पना कीजिए, इमेजिन दैट यू हैव डिसाइडेड टू गो अप अगेंस्ट मैकडोनाल्ड्स इन इंडिया, मतलब कि जो मैकडोनाल्ड के लिए जो बर्गर, सबसे बेहतर बर्गर जो है वो मैकडोनाल्ड के द्वारा दिया जाता है, तो उसको अगर हम प्रतिस्थापित करते हैं घरेलू बड़ा पाव, तो यहाँ पे ही बातें कहा जाता है, द होम ग्रोन बड़ा पाव विल गो अप अगेंस्ट द माइटी बर्गर एंड कम आउट ट्रम्प्स, घरेलू बड़ा पाव जो है वो शक्तिशाली बर्गर के खिलाफ जाएगा और आगे बढ़ेगा, क्योंकि ये देसी खाद्य पदार्थ है। ठीक है, इसलिए इसका विस्तार तेजी से हो जाएगा भारत में, इसलिए आप पूरे देश में जो है सैकड़ों बल्कि हजारों फ्रेंचाइजी बनाने की योजना भी बना सकते हैं, जो देसी बड़ा पाव का कॉन्सेप्ट है। तो आगे यहाँ पे राइटर कहते हैं, वे आने वाले वर्षों में लाखों की संख्या में स्वच्छ और स्वादिष्ट बड़ा पाव बेच भी सकते हैं अगर उनका यह स्टार्टअप कामयाब हो जाता है। तो क्या बढ़िया विचार है, मतलब कि ये बातें यहाँ पे बोली गई। इसी तरह से ऐसे में भी कुछ चीजें लिखा जाता है, जैसे कि हम लोग कुछ रिकैप्स दे देते हैं अगर 4-5 पॉइंट को, और उसी को आगे चलकर एक्सप्लेन कर देते हैं, तो ये भी एक तरीका है ऐसे लिखने का यूपीएससी में। ठीक है, ये भी कभी मैं विस्तार से एक दिन बताऊंगा कि कितने तरीके से ऐसे लिखे जाते हैं। तो अभी फिलहाल इस आर्टिकल में देख लेते हैं कि क्या यहाँ पे राइटर कहते हैं कि क्या बढ़िया विचार है, व्हाट अ ग्रेट आइडिया, और हमें आशा करनी चाहिए कि कोई वास्तव में ऐसा करेगा। लेकिन यहाँ एक क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक सवाल है कि क्या प्रत्येक फ्रेंचाइजी को अपना आलू खरीदना चाहिए, या क्या आप इस कार्य को करने के लिए एक केंद्रीकृत खरीद टीम चाहेंगे। तो यहाँ पे कहा जाता है, जो हम बड़ा पाव का एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो प्रत्येक फ्रेंचाइजी को अलग अलग आलू खरीदना चाहिए या फिर एक साथ एक केंद्रीकृत व्यवस्था बनाकर आलू खरीदने की बात की जा रही है। तो आप जल्द ही महसूस करेंगे कि हल करने के लिए दो केंद्रीय समस्याएं हैं, एक कीमत और एक गुणवत्ता। तो यहाँ पे यही बात कही जाती है कि क्विकली रियलाइज दैट देयर आर टू सेंट्रल प्रॉब्लम्स टू सॉल्व, एक प्राइस, एक क्वालिटी। ठीक है, ये सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। कोई भी अगर हम लोग प्रोडक्ट यूज करना चाह रहे हैं, प्रोडक्ट बेस्ड कोई भी बिजनेस करना चाह रहे हैं, तो ये दोनों मुख्य मुद्दा है कि उसकी गुणवत्ता। आलू के केस में क्या होता है कि आलू जो होता है अलग अलग क्षेत्रों में इसका जो किस्म है वो बदल जाता है। ठीक है, डिफरेंस आ जाता है इसके स्वाद में। तो अगर एक फ्रेंचाइजी, मान लीजिए कि कोई बड़ा पाव का कोई हम लोग स्टार्टअप शुरू किए हैं और एक ही फ्रेंचाइजी के अंडर देश के विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग किया जा रहा है बड़ा पाव बनाने के लिए आलू, लेकिन आलू का जो खरीद है वो अलग अलग क्षेत्रों से किया जा रहा है, तो समस्या ये हो जाएगी कि उसके टेस्ट में अंतर आ जाएगा। तो ये भी एक समस्या है। तो इसके लिए ही कहा जाता है कि क्या फ्रेंचाइजी एक साथ केंद्रीकृत व्यवस्था बनाकर आलू खरीदेगी एक ही स्थान से, जिससे कि टेस्ट जो है वो डिफरेंट नहीं हो, या फिर हर एक फ्रेंचाइजी जो है वो अलग अलग आलू खरीदेगी। तो इसी की बातें आगे कहते हैं राइटर की, जब कीमत की बात आती है तो आलू विक्रेताओं के साथ बातचीत करना प्रत्येक फ्रेंचाइजी के लिए एक समस्या बन जाती है। ठीक है, पूरे व्यवसाय को जिसने आलू खरीदने की आवश्यकता होगी वह प्रत्येक फ्रेंचाइजी को खरीदने के लिए आवश्यक आलू की मात्रा से अधिक होगी। तो आपको क्या लगता है कि कौन बेहतर कीमत पर बात कर पाएगा, केंद्रीकृत टीम या फिर प्रत्येक व्यक्तिगत फ्रेंचाइजी। तो जैसे एक किसान के पास जाएंगे तो वो कीमत ज्यादा ले लेगा, और अगर हम लोग बड़े मात्रा में, एक बहुत बड़ा मात्रा में एक ऑर्डर देंगे आलू का, तो वहां पे कीमत कम हो जाएगी। यही बात यहाँ पे राइटर कह रहे हैं। जब गुणवत्ता की बात आती है तो प्रत्येक फ्रेंचाइजी द्वारा आलू विक्रेताओं के साथ बातचीत करना भी बहुत ही समस्यापूर्ण है, क्योंकि हर एक फ्रेंचाइजी सभी किसानों से जाके मिलना इतना संभव नहीं है। तो ठीक है, तो यहाँ पे कहा जाता है कि स्वीकार गुणवत्ता क्या है, इसके बारे में फ्रेंचाइजी जो है इसका अलग अलग विचार है, और प्रत्येक फ्रेंचाइजी के पास एक
अच्छा आलू बनाने के बारे में एक अलग विचार होगा, ठीक है, यही बातें यहाँ पे कहा जाता है। तो लेकिन उसके बाद प्रत्येक फ्रेंचाइजी के बड़ा पाव का स्वाद भी अलग हो जाएगा और फ्रेंचाइजी मॉडल में ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी के लिए एक सवाल खड़ा हो जाता है कि तो यही सवाल को जब अलग अलग आलू का स्वाद हो जाएगा, इसके लिए यहाँ पे जो केंद्रीकृत व्यवस्था की बात की गई है, जिससे कि हम लोग प्राइस को भी संभाल सके और क्वालिटी को भी संभाल सके, दोनों चीजें हमारा प्राप्त हो सके। तो इसी बात को यहाँ पे इंडिया में मेडिसिन की बात की गई है, दवाई की बात की गई। तो इसमें कहा जाता है कि मेनी कंट्रीज एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस इंक्लूडिंग मैकडोनाल्ड्स हैव शोन दैट अ पूल्ड बायर, पूल्ड बायर क्या होता है इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो पूल्ड प्रोक्योरमेंट से तात्पर्य है एक औपचारिक व्यवस्था से जहां वित्तीय और गैर वित्तीय दोनों शामिल होते हैं, यही याद रखेगा पूल्ड प्रोक्योरमेंट, ठीक है। यहां भी मेनली यही कहा जाता है कि एक सिंगल व्यवस्था बनाने की बात की जा रही है, सिंगल विंडो, जिससे कि एक केंद्रीकृत व्यवस्था बनाकर उस दवाई की कीमत को नियंत्रित किया जा सके। तो आगे यहाँ पे कहा जाता है कि वायर मॉडल फॉर ड्रग प्रोक्योरमेंट एड्रेस मेनी इश्यूज दैट आर रिलेटेड टू प्राइस, इफिशियंसी, स्टॉक आउट्स एंड क्वालिटी कंसर्न, ठीक है। ये सारी चीजें प्राइस कंसर्न को भी सॉल्व करेगा और क्वालिटी कंसर्न को भी सॉल्व करेगा, इसलिए यहाँ पे पूल्ड प्रोक्योरमेंट की बात की जा रही है। लेकिन उन कारणों से जो दशकों से प्रभावित कर रहा है, जब केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना, ठीक है, यहाँ पे कहा जाता है कि केंद्र सरकार ने बहुत से स्वास्थ्य योजनाएं बनाई है, जैसे कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना हो गया या फिर राज्य बीमा योजना हो गया, जो कर्मचारियों की योजना की बात करते हैं। तो केंद्र सरकार पूल्ड खरीद की खूबियों को नजरअंदाज करना चुनती है। यहाँ पे यही बात कही जाती है कि पूल्ड प्रोक्योरमेंट व्हेन इट कम्स टू अ स्कीम सच एज सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, द प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एंड द एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस स्कीम, तो ये सभी चीजों पे जो पूल्ड स्कीम का जो तरीका है, इसे केंद्र सरकार नजरअंदाज करती है। तो दूसरी बात यहाँ पे कहा जाता है कि कॉर्पोरेट ऑपरेशन, जबकि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वहां ऑलरेडी पूल्ड प्रोक्योरमेंट का उपयोग किया जा रहा है। कॉर्पोरेट हॉस्पिटल चेन्स ऑन द अदर हैंड आर वेल अवेयर फॉर द बेनिफिट ऑफ पूल्ड प्रोक्योरमेंट, ठीक है। यही बातें कहा जाता है कि वर्षों से उन्होंने दवा कंपनियों के साथ सीधे बातचीत की है और बहुत ज्यादा उन्हें लाभ भी प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे जैसे कि क्वालिटी भी बेहतर हो जा रहा है और फिर प्राइस, शुरुआत से इसी बातें को पूरी की पूरी राइटर ने घुमाया है, ठीक है। क्वालिटी और प्राइस की बात की गई है। आगे यहाँ पे कहा जाता है कि बेशक इन अस्पतालों में मरीज इन दवाओं को अधिकतम खुदरा मतलब कि एमआरपी पे खरीदते हैं, लेकिन यह एक अलग बात है, हम मदद नहीं कर सकते। लेकिन आश्चर्यचकित हैं कि कई और अस्पताल जो हैं वो खरीदारों के क्लब बनाए हैं। बहुत से ऐसे अस्पताल हैं जो एक कम्युनिटी बनाए हुए हैं खासकर मेडिसिन के लिए और एनजीओ के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है, जिससे कि मरीजों को इस लागत पर बचत को हस्तांतरित करने के लिए टीम क्यों नहीं बना सकता। तो यही बात कहा जाता है कि जब एक प्राइवेट हॉस्पिटल एक कम्युनिटी बनाकर जो कुछ रियायत अगर नहीं भी पहुंचा रहा है पेशेंट्स को, लेकिन क्वालिटी बेहतर तरीके से और कालाबाजारी को रोक सकता है, तो सरकार अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो एक सिंगल विंडो बनाकर मेडिसिन को ऑपरेट क्यों नहीं कर सकती है, मेडिसिन के उपयोग को और उसके प्रोडक्शन क्वालिटी और प्राइस को कंट्रोल क्यों नहीं कर सकती है। तो यही बात यहाँ पे राइटर कहते हैं। द फोकस इन दीज पेपर्स, यहाँ पे एक पेपर की बात की गई, एक हालिया पेपर जो एक नेशनल कैंसर ग्रिड पूल्ड प्रोक्योरमेंट इनिशिएटिव इंडिया, यही बात की गई है। अ रिसेंट पेपर अ नेशनल कैंसर ग्रिड पूल्ड प्रोक्योरमेंट इनिशिएटिव इंडिया के द्वारा इसमें कहा गया है कि ऐसे ही एक विचार की व्यवहार्यता तो को प्रदर्शित करता है ये पेपर, ठीक है। तो समूह वार्ता मतलब कि ग्रुप नेगोशिएशन, यूनिफॉर्म कॉन्ट्रैक्ट एंड फाइनली परचेज्ड बाय हॉस्पिटल एसोसिएट्स विद द नेशनल कैंसर ग्रिड फॉर 40 ड्रग रिजल्टेड इन सेविंग ऑफ। तो यही बात कहा जा रहा है कि जो समूह वार्ता है या फिर समान अनुबंध है और नेशनल कैंसर ग्रिड से जुड़े ऐसे बहुत से अस्पताल हैं जो ये सारी चीजें नेगोशिएशन, ग्रुप नेगोशिएशन हो गया या फिर कॉन्ट्रैक्ट के जरिए 40 ऐसे दवाओं को खरीदा है, जिसमें लगभग 13.2 बिलियन एक बहुत बड़ी बचत है जो खासकर ग्रुप नेगोशिएशन और यूनिफॉर्म कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा
किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ही बात कही जाती है कि एक एकीकृत खरीद के बिना लागत, अगर जैसे कि ग्रुप में खरीदा गया तो हम लोग 13.2 बिलियन ग्रुप में नहीं खरीदते तो लगभग लागत जो होता है वो 15.6 बिलियन होता है, जिसमें से 23% से 99% के बीच बचत होती है। ठीक है, तो यही बात यहाँ पे कही जाती है कि 23% से 99% के बीच में अगर बचत होती है अगर ग्रुप में हम लोग खरीदारी करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे राइटर कहते हैं कि अंतिम वाक्य में शांत और अल्प कथन के साथ कहते हैं कि उनके अध्ययन से उच्च मूल्य वाली दवाओं के लिए एकीकृत खरीद में, जब ग्रुप में हम लोग खरीदते हैं, इंटीग्रेट होकर खरीदते हैं, केंद्रीकृत होकर खरीदते हैं, उसमें जो ग्रुप डिस्कशन होता है, समूह बातचीत के लाभों का पता चलता है। यहाँ पे कहा जाता है कि ग्रुप नेगोशिएशंस इन पूल्ड प्रोक्योरमेंट फॉर हाई वैल्यू मेडिसिन, जो हाई वैल्यू मेडिसिन होती है उसको खरीद के लिए ग्रुप नेगोशिएशन बहुत ही कारगर है। उन्होंने निष्कर्ष में कहा कि यह दृष्टिकोण जो है वो कैंसर के अलावा अन्य गंभीर बीमारियां हैं उसके भी मेडिसिन को सही तरीके से और कम दाम में प्राप्त करने में सक्षम होता है। तो हम पूरी तरह सहमत हैं कि हमारा जो पेपर है वो भारत के स्वास्थ्य सेवा बाजारों को एकीकृत करना ऐसा ही तर्क देता है कि जल्द से जल्द हम लोग पूल प्रोक्योरमेंट का उपयोग करें और ग्रुप नेगोशिएशन का बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हम दिखाते हैं कि केंद्र सरकार जो है वो अनेक नए नए योजना लेकर आए हैं, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, उसके बाद प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो ये सारी योजना में हम लोग जो सेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट है उसका उपयोग क्यों नहीं करते? तो यही बात यहाँ पे राइटर कहते हैं कि केंद्र सरकार इन स्कीम के तहत जो हम लोग अभी बता रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम या फिर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना स्कीम के तहत लाभार्थियों की विभिन्न श्रेणियों को कवर करने के तरीके में सुसंगत नहीं है, मतलब कि ये यहाँ पे पुल प्रोक्योरमेंट का उपयोग नहीं करें। उदाहरण के लिए वही प्रक्रिया एक योजना में उपलब्ध हो सकती है लेकिन दूसरी में नहीं। और दुख की बात यह है कि केंद्रीकृत खरीद अभी भी पूर्णतः रूप से वास्तविक नहीं हो पाई है, मतलब कि इट इज नॉट दैट, मतलब कि यहाँ पे कहा जाता है सेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट सैडली इज नॉट येट अ रियलिटी। ठीक है, अभी भी चुनिंदे ही कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जो ग्रुप बनाकर ये कार्य कर रहे हैं, लेकिन अभी भी सरकार बड़े स्तर पे इस पे ध्यान नहीं दे रही। खास के वो अपनी योजना भी जब बना रही है तो उसमें भी इन सारे सिद्धांतों का, थ्योरीज का नजरअंदाज कर रही है। तो ऐसा कहा जाता है राइटर के द्वारा कि ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार पूल्ड खरीद और मूल्य खोज के लाभों से अनभिज्ञ, मतलब कि वो नहीं जान रहा है। इट इज नॉट दैट सेंट्रल गवर्नमेंट इज अनअवेयर ऑफ द बेनिफिट ऑफ पूल्ड प्रोक्योरमेंट एंड प्राइस डिस्कवरी, लेकिन इसको लागू करने में इतना फिर प्रॉब्लम क्या है अगर सरकार जान रही है तो? यहाँ पे राइटर कहते हैं जब सरकार राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन के माध्यम से पुरुष गर्भ निरोधक की खरीद करती है तो वह निजी निर्माताओं से, खासकर पुरुष गर्भ निरोधक की खरीद करते हैं तो वहां पे निजी निर्माताओं से निविदाएं आमंत्रित करती है, मतलब कि उसके साथ टेंडर निकाले जाते हैं, इनवाइट्स फॉर टेंडर्स, मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट करती है और भी उन सभी से खरीद का पेशिश करती है जो सबसे कम कीमत के बराबर हो सके। तो सरकार यह कैसे सुनिश्चित करती है कि आपूर्तिकर्ता की कीमत जो है वो ऊंची रखने के लिए मिली भगत नहीं कर रहे हैं? तो यहाँ पे यही बात कहा जा रहा है राइटर के द्वारा कि गवर्नमेंट के कुछ लोग जो हैं वो गठजोड़ कर रहे हैं, नेक्सस बना ले रहे हैं जो बड़े बड़े मेडिसिन मैन्युफैक्चरर हैं, जिसके कारण सरकार को ये पुल प्रोक्योरमेंट तक पहुंचने में समस्या हो रही है। तो भारत में सबसे अधिक विनिर्माण क्षमता वाली सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई पीएसयू जो है HLL लाइफ केयर लिमिटेड, अ पब्लिक सेक्टर यूनिट विद द हाईएस्ट मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी इन इंडिया, प्रोवाइड्स अ बेंचमार्क प्राइस। मेडिसिन के लिए कहा जाता है कि सभी बोलीदाताओं को पता है, मतलब कि जितने भी लोग टेंडर में आते हैं उन्हें पता है कि यदि वे कीमत को प्रतिस्पर्धी नहीं करेंगे, अनाप शनाप कीमत बोलेंगे, तो सरकार के पास अपना एक पीएसयू ऑलरेडी है जो निर्धारित कीमत पे अपना मेडिसिन बना सकती है। तो सरकार अपनी सभी आवश्यकताओं के HLL से खरीद लेगी और उसके पास अपर्याप्त विनिर्माण क्षमता रह जाएगी। और मतलब कि जो मैन्युफैक्चरर, जो मेडिसिन मैन्युफैक्चरर है, अगर सरकार उससे मेडिसिन नहीं खरीदेगी तो उसका जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो बर्बाद हो जाएगा। तो यही बातें कहा जाता है, इसी के कारण यहाँ पे कम कीमत में भी मिल जाता है। ये HIV के क्षेत्र में, मतलब सिर्फ एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के लिए ऐसी बातें की जा रही है। तो इसे सार्वजनिक रूप से यूनिवर्सल हेल्थ केयर के रूप में क्यों नहीं उपयोग किया जा रहा है, यही राइटर यहाँ पे कह रहे हैं। अगर हम लोग एड्स के लिए सिर्फ यूज कर रहे हैं ये सारी चीजें, तो
यहाँ यही बात कहा जा रहा है कि सरकार जो है वो इन चीजों से अनअवेयर नहीं है। यहाँ पे सरकार भी जानती है चीजों को और धीरे धीरे वो प्रयास कर रही है कि यूनिवर्सल हेल्थ के लिए भी जो पूल प्रोक्योरमेंट है उसको उपयोग में लाया जा सके, जिससे कि ग्रुप नेगोशिएशन हो सके। ठीक है, जैसे यहाँ पे विभिन्न टेंडर्स को बुलाकर और कॉम्पिटिटिव प्राइस के द्वारा कम कीमत पे सामान को खरीदा जाता है। तो आगे कहा जाता है राइटर के द्वारा कि सरकार अपनी खरीदी जाने वाली अधिकांश दवाओं के लिए इस मॉडल का पालन कर सकती है। यही बातें यहाँ पे कह सकते थे। इसमें कई फर्म पीएसयू हैं जो बेंचमार्क कीमतें प्रदान कर सकते हैं और यह भी सुनिश्चित कर सकते हैं कि सरकार को लाभ हो। इस तरह के उत्तोलक से यह सुनिश्चित होता है कि सरकार को निजी निर्माताओं से खरीदने के लिए मजबूर नहीं किया जाता है, यह देखते हुए कि सार्वजनिक उपक्रमों से प्रतिस्पर्धा है। ठीक है, यही बात यहाँ पे कहा जाता है कि दिस मॉडल फॉर मोस्ट ऑफ द ड्रग इट procure it has many pharma PSUs that can provide benchmark price and also ensure that the government has leverages। ठीक है, उसको फायदा भी होगा। तो यही बातें सभी दवाओं के लिए, सभी बीमारियों के संबंधित दवाओं के लिए भी उपयोग करने की बात की जा रही है यहाँ पे राइटर के द्वारा। आगे यहाँ पे राइटर कहते हैं कि अंत में बेहतर गुणवत्ता का मुद्दा आ जाता है, द इशू ऑफ बेटर क्वालिटी। फाइनली यहाँ पे कहा जाता है कि लागत बचत के अलावा खरीदारों के क्लब गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए दवा नियामक पर निर्भर रहने के बजाय स्वतंत्र रूप से आपूर्ति का परीक्षण करके बेहतर गुणवत्ता सुनिश्चित कर सकते हैं। ठीक है, यही बातें यहाँ पे बेहतर गुणवत्ता की बात की गई है, कॉस्ट सेविंग। और जब हम लोग एक क्लब बना लेंगे, बायर्स क्लब बना लेंगे, जिससे कि कॉस्ट सेविंग भी हो जाएगी। ग्रुप बनाने के बाद बहुत सी चीजें आसान हो जाती है। तो यह कोई नया आइडिया नहीं है, ये ऑलरेडी यहाँ पे कहा जाता है दिस इज नॉट अ न्यू आइडिया, दिस इज अ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर बायर्स इन मेनी डेवलप्ड नेशन। ऑलरेडी यह जो हम लोग तरीका अपनाने जा रहे हैं ग्रुप बनाकर, यह कोई नया आइडिया नहीं, यह कई विकसित देशों में खरीदारों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया भी है। तो आगे यहाँ पे राइटर कहा जाता है कि केंद्रीकृत खरीद, या यही कहा जाता है सेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट और पूल्ड प्रोक्योरमेंट इज अ सिंपल येट पावरफुल आइडिया दैट हैज द पावर एंड द पोटेंशियल टू रिड्यूस कॉस्ट एंड इंश्योर बेटर डिप्लॉयमेंट ऑफ फंड। ठीक है, मतलब कि जिसमें लागत भी कम हो और स्वास्थ्य देखभाल से संबंधित अन्य क्षेत्रों में धन की बेहतर उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। ठीक है, कम कीमत में ज्यादा से ज्यादा हम लोग महंगी दवाएं का खरीद कर सकते हैं और इससे देश में जो है जीवन रक्षक दवाओं की उपलब्धता भी सुनिश्चित करने की शक्ति और क्षमता में वृद्धि होगी। तो यह सैद्धांतिक समर्थन और अब अनुभवजन्य सत्यापन दोनों के साथ एक विचार यह है, यह एक ऐसा विचार है जिससे भारत को बड़े पैमाने पर और जितनी जल्दी हो सके इसे लागू करने की बात की जा रही है यहाँ पे पूल प्रोक्योरमेंट की। ठीक है, जिससे कि हम लोग क्वालिटी भी ज्यादा से ज्यादा बेहतर इंश्योर कर सकते हैं और प्राइस को भी कम करने में सक्षम होंगे जब हम लोग ग्रुप नेगोशिएशन या क्लब बनाकर कार्य करेंगे। ठीक है, यही था पूरा का पूरा आर्टिकल जो सेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट के बारे में था, खास के हेल्थ सेक्टर के लिए क्या उपयोगी है। ठीक है, स्लाइड में देख सकते हैं, इसमें सारी चीजें मैं डिस्कस कर दिया हूं। ठीक है, अब देख लेते हैं अगला आर्टिकल। इसमें कहा जाता है कि कैसे सहक्रियात्मक बाधाएं जो है वो एसडीजी की प्रगति को प्रभावित कर रही है। हाउ सिनर्जिस्टिक बैरियर्स आर अफेक्टिंग प्रोग्रेस ऑन एसडीजी गोल्स। ठीक है, यहाँ पे कहा जाता है कि दे रिकॉग्नाइज दैट द वर्ल्ड वाज ऑन ट्रैक टू मीट ओनली 15% ऑफ इट्स 169 टारगेट्स। मतलब क्लियर कहा जाता है कि जो हमारा एसडीजी का गोल है, अनेक प्रकार का गोल है 2030 का, उसको हम लोग मात्र 169 में 15% ही प्राप्त करने जा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। ठीक है, तो आगे यहाँ पे राइटर कहते हैं कि विभिन्न एसडीजी पर प्रगति की कमी पर अफसोस जताते हुए राइटर कहते हैं कि 18 और 19 सितंबर को न्यूयॉर्क में एसडीजी शिखर सम्मेलन में विश्व नेताओं ने, अनेक प्रकार के जो ग्लोबल नेता थे, वैश्विक नेता थे, उन्होंने एक बार फिर गरीबी उन्मूलन और भूखमरी को समाप्त करने के लिए अपनी साझा प्रतिबद्धता को बताया है। यहाँ पे देखिए जो मुख्य गोल्स हैं, इन पॉवर्टी इन ऑल एट्स, ये गोल नंबर 1 है। गोल नंबर 2 भूखमरी को कम करना है। गोल नंबर 6 जो है स्वच्छता और सैनिटाइजेशन को बेहतर करना है। उसके बाद क्लीन एनर्जी की बात की गई है गोल नंबर 7 में। तो ये सबसे मुख्य टारगेट्स है। तो यहाँ पे ही बातें वैश्विक नेताओं द्वारा कही गई है कि
गरीबी उन्मूलन और भूख को समाप्त करने के लिए अपनी साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि दुनिया को अपने 169 लक्ष्यों में से केवल 15% को पूरा करने की राह पर देखा गया है। ठीक है, आगे कहा जाता है कि हालांकि इस राजनीतिक घोषणा का एक एजेंडा जो है 2030 के प्रति एक नए सिरे से प्रतिबद्धता के रूप में स्वागत किया जाना चाहिए, लेकिन यह विश्वास जगाने के लिए बहुत कम है कि अधिक प्रगति होगी। ठीक है, यहाँ पे कहा जाता है कि 2030 का जो एसडीजी को प्राप्त करने के लिए एक नए सिरे से एजेंडा बनाना चाहिए, लेकिन ये लोग जो विश्व के अनेक नेता एकजुट हुए हैं वे कह रहे हैं, लेकिन इसमें लाभ होगा ये बहुत ही कम उम्मीद है। तो व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की 2023 की रिपोर्ट में विकासशील देशों में एसडीजी में निवेश के अंतर, तो यहाँ पे कहा जाता है कि एसडीजी में जो सस्टेनेबल गोल के लिए जो निवेश किया जाता है, इन्वेस्टमेंट किया जाता है, उसमें अंतर जो है वो $4 ट्रिलियन से अधिक होने की अनुमान है, खासकर डेवलपिंग कंट्रीज का। इसमें से लगभग $2 ट्रिलियन को अकेले ऊर्जा परिवर्तन के लिए निर्देशित करने की आवश्यकता, और प्रत्येक एसडीजी पर मतलब कि ऊर्जा परिवर्तन जो हो रहा है, खासकर जैसे सोलर एनर्जी की तरफ हम लोग ज्यादा स्विच कर रहे हैं, जो हमारा नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है उसको सेव करने के लिए अनेक प्रकार के कार्य किया जा रहा है। तो यही कहा जाता है कि $2 ट्रिलियन तो सिर्फ ऊर्जा परिवर्तन के लिए निर्देशित करने की आवश्यकता, और प्रत्येक एसडीजी पर नजर रखने के लिए जिम्मेदार सबसे विशेष कंपनियों द्वारा आवश्यक निवेश की अनुमति राशि का भी प्रतिनिधित्व करने वाले ये चौंका देने वाले आंकड़े असंभव लगते हैं। ठीक है, यहाँ पे बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि ये असंभव लगते हैं, लेकिन एसडीजी के लिए बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है, खासकर डेवलप्ड कंट्री के द्वारा। देखा जाता है अभी वर्तमान समय में जो हमारा बहुत तेज से जो हमारा एवरेज टेम्परेचर है बढ़ता जा रहा है अर्थ का, उसके लिए यूएसए जैसे कंट्री बहुत ज्यादा शिथिल है। ठीक है, तो उसे अलर्ट होने की आवश्यकता है, क्योंकि इसका नुकसान सिर्फ एक देश को नहीं होगा, ये पूरा का पूरा वैश्विक नुकसान है। इसके लिए संभलने की आवश्यकता है, यही बात यहाँ पे राइटर कह रहे हैं। तो सहक्रियात्मक कार्रवाई का अभाव, लेक ऑफ सिनर्जेटिक एक्शन। तो सिनर्जेटिक इफेक्ट होता क्या है? तो सिनर्जेटिक इफेक्ट जो होता है प्रोड्यूस्ड बाय इंटरैक्शंस दैट इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इंडिविजुअल इफेक्ट। मतलब कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति अकेला है उसके कार्य करने से बेहतर है कि अगर कोई ग्रुप में कार्य कर रहा है तो उसका जो इफेक्ट होगा वो बेहतर होगा, उसी का यहाँ पे कमी देखा गया है। ठीक है, तो ऐसा ही एक पेपर में कहा गया है 30 अक्टूबर 2019 को जर्नल प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज में प्रकाशित किया गया, जिसमें 5 प्रकार की सिनर्जेटिक एक्शन के बारे में बताया गया, सहक्रियाओं की पहचान की बात की गई, जिसमें अनुमान लगाया गया कि एसडीजी हस्तक्षेप की जो मूल्य श्रृंखला है, प्राइस चेन है, उसके साथ लगाया जा सकता है जो संसाधन आवंटन से उत्पन्न होगी। तो यहाँ पे कुछ बातें यहाँ पे बताई गई है। इसमें जो जर्नल है प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज में, तो इसमें कहा जाता है कि सक्षम वातावरण का निर्माण, उसके बाद सहलाभ, लागत प्रभाविता और संतृप्त सीमाएं। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पे कही जा रही है। जैसे यहाँ पे कहा जाता है कि दोज arising from the resources allocation। ठीक है, ये रिसोर्सेज एलोकेशन की बात की जा रही है। उसके बाद क्रिएशन ऑफ इनेबलिंग इन्वायरमेंट, यही बात यहाँ पे क्रिएशन ऑफ इनेबलिंग इन्वायरमेंट, उसके बाद को बेनिफिट्स, उसके बाद कॉस्ट इफेक्टिव्स और सेचुरेशन लिमिट्स, यही बातें यहाँ पे की जा रही है। इंग्लिश में बोल देने से बहुत से लोगों को समझ में आ जाती है। तो हाल ही में लॉन्च की गई संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञ समूह की रिपोर्ट, जिसका शीर्षक है संकट में दुनिया के लिए सिनर्जी का समाधान। तो जो अभी संकट में दुनिया है, तो इसी कारण हम लोग वैश्विक स्तर पे एसडीजी गोल बनाते हैं, जिससे कि जो ये दुनिया है उसको सुरक्षित रखा जा सके। तो यही बात यहाँ पे कहा जाता है कि संकट में दुनिया के लिए सिनर्जी का उपयोग करना बहुत ही आवश्यक है। यही बात सिनर्जिक एक्शन की बात की जा रही है। एक साथ जलवायु और एसडीजी कार्रवाई से निपटना महत्वपूर्ण, और सबूतों के सामने सहक्रियात्मक कार्रवाई की कमी पर भी अफसोस जताया गया कि यहाँ पे बहुत सी लोगों की भागीदारी की कमी देखी गई है, जिसके कारण जो हम लोग एसडीजी गोल्स अचीव करना चाह रहे हैं उसमें शिथिलता दिख रही है। आगे यहाँ पे राइटर कहते हैं कि छोटे छोटे पैमाने के अनुप्रयोग के लिए क्या क्या बाधाएं हैं। इनमें कहा गया है कि नीति निर्माण प्रक्रिया आमतौर पर मजबूत होती है, तो सहक्रियात्मक परिणामों पर स्पष्ट दृष्टिकोण के साथ, खासकर जब नीति निर्माण के लिए बहुहितधारक
दृष्टिकोण का अभ्यास होता है। उदाहरण के लिए जैसे भारत में नवीकरणीय ऊर्जा पर जोर, उसके बाद ऊर्जा सुरक्षा, वायु प्रदूषण दोनों को ध्यान में रखते हुए शुरू किया गया है। ठीक है, तो यही बात यहाँ पे कहा जाता है कि जो सिनर्जेटिक एक्शन है उसका उपयोग एक साथ दो चीजों के लिए भी किया जा सकता है। जैसे भारत में किया गया, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी के साथ साथ ऊर्जा सुरक्षा, एनर्जी सिक्योरिटी, उसके बाद फिर एयर पॉल्यूशन को भी ध्यान में रखते हुए उसकी भी क्वालिटी को इंप्रूव किया गया और जलवायु प्रतिबद्धता के साथ इसको तेजी दी गई। तो यहाँ पे भारत में एक साथ मल्टी डायमेंशनल काम किया गया। ठीक है, हालांकि यह नवीकरणीय ऊर्जा के लिए अधिक प्रोत्साहन के तर्कों को मजबूत करने के लिए कम वायु प्रदूषण से उत्पन्न होने वाले स्वास्थ्य लाभों का लाभ उठाने में सक्षम नहीं है। ठीक है, अभी बहुत सी चीजें हैं जो सभी चीजों में बराबर सफलता नहीं मिली है, लेकिन एक साथ बहुत सी चीजों को मल्टी डायरेक्शनल लाभ उठाने के लिए भारत का जो कदम है बहुत ही सराहनीय है, इसे सीखना चाहिए। साथ ही महत्वाकांक्षी नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य जो है वो स्वयं डिलीवरेबल्स के गलत संरेखन के कारण छोटे पैमाने का अनुपूरक के लिए बाधा बना हुआ है। ठीक है, जबकि ऊर्जा विभागों के लक्ष्य जो हैं वो गीगाबाइट में थे, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की जो जरूरतें थी वो किलोबाइट में थी। तो यहाँ पे यही कहा जाता है कि जो अभी वर्तमान समय में खासकर जो नवीकरणीय ऊर्जा है उसके लिए जो लक्ष्य है गीगाबाइट में है, लेकिन जो वर्तमान समय में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है उसकी जो आवश्यकता है ऊर्जा की वो किलोबाइट में है। तो ये व्यवहारिक नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, जब शुरुआत में हम लोग अनवीकरणीय ऊर्जा से स्विच कर रहे हैं नवीकरणीय ऊर्जा की तरफ, तो पहले जो हमारा जो इंक्रीमेंट होगा वो धीरे धीरे होगा, इसलिए पहले अभी हम लोग गीगाबाइट की ओर आए हैं, उसके बाद ही किलोबाइट की ओर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा हम अपने इलेक्ट्रिसिटी प्लांट्स को लगा सके। ठीक है, जिसके कारण ऊर्जाकरण में उनकी उपेक्षा हुई है, भले ही स्वास्थ्य परिणाम महत्वपूर्ण हो सकते हैं। यही बात यहाँ पे कहा जाता है कि एयर क्वालिटी तो इंप्रूव हुए हैं, लेकिन अभी भी जो हमारा लक्ष्य है इलेक्ट्रिसिटी इंप्रूव करने के लिए वो नहीं हुआ है, वो आगे चलकर हो जाएगा। इसलिए संस्थागत बाधाओं के मजबूत विश्लेषण और समझ के बिना केवल इंटरलिंक को पहचानने से भी परिणाम नहीं मिलेंगे जो भारत चाहता है। तो यहाँ पे राइटर यही बात कह रहे हैं कि भारत जो चाहता है एक साथ सभी लक्ष्य प्राप्त हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो इस प्रकार हमारे राष्ट्रीय संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में पहचानी गई बाधाओं का आकलन करने के साथ साथ उन्हें संबोधित भी किया गया। इसके बदले में कहा जाता है कि देश को सहक्रियात्मक कार्रवाई के लिए माहौल को, यहाँ पे भी सिनर्जेटिक एक्शन की बात की गई है। ठीक है, और एसडीजी हस्तक्षेप से उत्पन्न होने वाले तालमेल के अवसरों और सीमाओं दोनों को पारदर्शी बनाने के लिए भी प्रेरित की जा रही है, यहाँ पे राइटर के द्वारा कहा जा रहा है। तो उच्च कार्बन परिणाम के लिए आज हम जो भी नया निवेश शुरू करते हैं, जिससे कि हम लोग कार्बन को ज्यादा से ज्यादा रोक सकते हैं, कार्बन के एमिशन को ज्यादा से ज्यादा रोक सकें, तो उसके परिणाम स्वरूप हमारी ऊर्जा और जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने की क्षमता में उच्च असहमति और व्यापार बंद होने की भी संभावना बन सकती है। अगर हम लोग ऐसा सोच लेते हैं कि उच्च कार्बन परिणाम को पूर्णतः बंद कर देते हैं तो बहुत से जो हमारी कंपनियां हैं वो बंद हो सकती है। तो कहा जाता है कि अचानक से, जैसे कि अचानक कोई संकट आता है तो उसके प्रति लचीलापन बढ़ाने के लिए हमारे पास जो मौजूदा घरेलू ऊर्जा संसाधनों को स्थापित करना एक सार्थक लक्ष्य है, लेकिन उन संसाधनों का जो पूर्ण लागत अनुमान के बिना दोहराया जा सकता है, जिसमें जलवायु परिवर्तन, इसमें मेनली हर जगह यही कहा जा रहा है कि सिनर्जेटिक एक्शन की बात की जा रही है, जिससे कि लोग ग्रुप में कार्य कर सके, हमारा स्थानीय गोल भी पूरा हो सकता है और एसडीजी गोल भी पूरा हो सकता है। इसी में आगे कहा जाता है राइटर के द्वारा, उनके सहक्रियात्मक अवसरों के साथ वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करना भी राष्ट्रीय और वैश्विक प्रयास दोनों के लिए हानिकारक है और स्वच्छ और ऊर्जा विकल्पों में निवेश करने से वायु प्रदूषण और मानव स्वास्थ्य पर महत्वपूर्ण सहकार्यात्मक प्रभाव पड़ सकता है, जिससे कि ऐसे हस्तक्षेप को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो यही बातें कहा जाता है कि बहुत अच्छे तरीके से सिनर्जेटिक एक्शन को उपयोग किया जाए, जिससे कि हम लोग एसडीजी गोल्स को प्राप्त कर सके। और जो फंडिंग के क्षेत्र में जो $500 बिलियन की बात की जाती है खासकर डेवलप्ड कंट्री के द्वारा, तो उसे प्रेरित किया जाए, क्योंकि जितने भी एसडीजी गोल्स हैं वो किसी एक देश का लक्ष्य नहीं है, उससे विभिन्न देश प्रभावित हो सकते हैं। ठीक है, तो ये था आर्टिकल जो एसडीजी से संबंधित था कि ये गोल कितना इंपॉर्टेंस रखता है, और किसी एक कंट्री के लिए नहीं, ये पूरे अर्थ के लिए इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, इस प्लेनेट के लिए इंपॉर्टेंस रखता है, जो भी लिविंग थिंग्स है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सभी के लिए इंपॉर्टेंस रखता है। इसलिए हमें एकजुट होना चाहिए, ग्रुप बनाना चाहिए,
इसी का एक सिनर्जेटिक एक्शन की बात की जा रही है राइटर के द्वारा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अगला आर्टिकल है, ये एक छोटा सा आर्टिकल है। इसमें सिंपली जो कहा जाता है कि नेपाल और बांग्लादेश ये दोनों को ऐसा कहा जा रहा है कि अभी जो WHO का रीजनल हेड बनाने की बात की जा रही है, इसे कहा जाता है SEARO, साउथ ईस्ट एशिया रीजनल ऑफिस। ठीक है, इसी का निर्देशक मतलब कि डायरेक्टर चुनने की बात की जा रही है। तो नेपाल कह रहा है कि मेरे तरफ से कोई व्यक्ति बनेगा, और बांग्लादेश बोल रहा है कि जो उसकी PM है शेख हसीना, उसकी बेटी जो है साइमा वाजेद, ये बनेगी अगली SEARO, ठीक है, की निर्देशक। तो यहाँ पे इस पे कहा जाता है, यही है साइमा वाजेद और ये है शंभू आचार्य। ठीक है, तो दोनों का नाम याद रखिएगा। इसी में कहा जाता है कि WHO के क्षेत्रीय प्रमुख के लिए बांग्लादेश और नेपाल के बीच मुकाबला तेजी से गर्म होता जा रहा है। और ये लोग यहाँ पे, जैसे ये साइमा वाजेद हैं, इस पे नेपोटिज्म की आरोप लगाई जा रही है कि इसकी माँ जो PM है, इसी कारण इसे आगे बढ़ाया जा रहा है। परंतु इस सवाल इस पे भी उठाया जा रहा है, जो शंभू आचार्य हैं, इन्हें कहा जाता है कि बहुत ही अनुभवी हैं और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनेक डिग्री ले चुके हैं और WHO में बहुत दिनों से हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी जो है वो साउदर्न एशिया में स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोई भी विकास देखने को नहीं मिला है, यही बातें आगे कहा जाता है। तो यहाँ पे कहा जाता है कि बांग्लादेश के विदेश मंत्री ने मांग की है कि नेपाल, जिसके उम्मीदवार जो हैं वो शंभू आचार्य WHO के अनुभवी हैं, वहीं बांग्लादेश की जो उम्मीदवार है साइमा वाजेद, जो प्रधानमंत्री शेख हसीना की बेटी, उनके पक्ष में इस पद के लिए अपना उम्मीदवार वापस ले लें जो उनका बचाव करे। तो सभी दोनों देश के जो ऑफिसर्स हैं वे अपने अपने देश के प्रतिनिधित्व का सपोर्ट करें, यही सिंपली बात है। और एक ही बात कही जा रही है, श्री वाजेदा ने भी यह भी आरोप लगाया है कि उनकी जो उम्मीदवारी का विरोध सत्ता के पदों के लिए प्रतिस्पर्धा वाली महिलाओं के खिलाफ लिंगवाद के घृणित तनाव को दर्शाता है। तो ये एक मुख्य बात है, विशेष स्ट्रेन ऑफ सेक्सिज्म अगेंस्ट वुमेन कंपीटिंग फ्रॉम द पोजीशन ऑफ पावर। तो यहाँ पे ये एंगल ही नहीं है, लेकिन इंडिया जो है, जब शुरुआत में दोनों के बीच में स्टेटमेंट आया था, जब भारत के प्रधानमंत्री बांग्लादेश गए थे, तो उस समय कहा गया था कि भारत भी इसी को सपोर्ट कर रहा है, बांग्लादेश को ही सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, लेकिन जब दोबारा अभी G20 का समिट हुआ तो इसमें ऐसा कोई भी स्टेटमेंट नहीं जारी किया गया। ठीक है, आगे इसमें कहा जाता है कि नेपाल का जो उम्मीदवार है पिछले 30 वर्षों से WHO में काम कर रहा है और निर्णय लेने की स्थिति में था, तो पूरे दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में स्वास्थ्य सूचकांक में सुधार क्यों नहीं हुआ, यही सवाल उठाई जा रही है जो नेपाल का जो प्रतिनिधित्व है शंभू आचार्य। ठीक है, तो जबकि वह स्वयं दक्षिण एशियाई मूल के व्यक्ति हैं। बांग्लादेश के विदेश मंत्री AK ने कहा, सभी एक दूसरे पे कटाक्ष कर रहे हैं, एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं, बस यही बात है। तो श्री आचार्य ने अक्षमता के आरोप का खंडन करते हुए कहा कि वास्तव में दुनिया ने स्वास्थ्य में पर्याप्त प्रगति की है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, आगे कहा जा रहा है कि बांग्लादेश के सरकार के वापस लेने के आह्वान के बारे में पूछे जाने पर नेपाल के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि श्री आचार्य सबसे समर्पित और सक्षम उम्मीदवार है। उन्होंने सार्वजनिक स्वास्थ्य में अपना अनुभव सुश्री वाजेद के खिलाफ रखा है, जो एक मनोवैज्ञानिक, ऑटिज्म पर कार्यकर्ता और सरकारी सलाहकार भी है। को बताया जा रहा है, यहाँ पे वही नेपाल के द्वारा कहा जा रहा है, डॉक्टर शंभू आचार्य ने एक उन्नत सार्वजनिक स्वास्थ्य डिग्री प्राप्त की और विभिन्न एजेंसियों और विभिन्न स्तरों पर सार्वजनिक स्वास्थ्य में काम करने का गहरा अनुभव रखते हैं। तो क्षेत्रीय निदेशक पद के लिए मानव संसाधन प्रबंधन, संस्थागत प्रबंधन आदि कौशल की आवश्यकता होती है, जो डॉक्टर आचार्य के पास है। ठीक है, ऐसा नेपाल के द्वारा कहा जा रहा है। आगे यहाँ पे कहा जाता है, तो ये मुख्य बात है, इसे याद रखना है कि SEARO, ठीक है, साउथ ईस्ट एशियन रीजन ऑफिस। ठीक है, दोनों देशों ने इस साल की शुरुआत में WHO के दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्रीय कार्यालय के निदेशक के लिए डायरेक्टर के लिए, ठीक है, उम्मीदवारी के आगे बढ़ाने की बात की गई है। तो यह पद जो है वो 11 क्षेत्रीय सदस्य, तो SEARO का 11 क्षेत्रीय सदस्य जो है वो बांग्लादेश, भूटान, उत्तर कोरिया याद रखिएगा, भारत, इंडोनेशिया, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड और तिमोर लेस्ते। तो कुछ चीजें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि SEARO के कौन कौन से मेंबर हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। यह स्पष्ट होने वाली बात है कि 30 अक्टूबर से 2 नवंबर तक दिल्ली में आगामी SEARO बैठक के दौरान एक प्रतियोगिता होगी, जिसमें ये सारे मेंबर्स वोटिंग करेंगे। ठीक है, और ये दोनों जो अभी खड़ा हुए हैं
पद के लिए, डायरेक्टर के पद के लिए इसमें उसे वोटिंग के द्वारा चुना जाएगा। तो दक्षिण अफ्रीका में शिखर सम्मेलन, दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन और न्यूयॉर्क में UNGC शिखर सम्मेलन। तो कहा जाता है कि ये सारे जो हाई प्रोफाइल शिखर सम्मेलन हुए, चाहे वो दक्षिण अफ्रीका का शिखर सम्मेलन है, दिल्ली में G20 का शिखर सम्मेलन, या फिर न्यूयॉर्क में UNGA का शिखर सम्मेलन, तो ये सारे में नेपोटिज्म की बात की जा रही है, क्योंकि शेख हसीना जो है वो बांग्लादेश से इन सारे जो बड़े बड़े सम्मेलन हुए हैं इसमें इसका वकालत कर रही है, इसे सपोर्ट करने के लिए आह्वान कर रही है। ठीक है, तो यही बातें की जा रही। तो भारत ने क्या प्रतिक्रिया दिया, तो विदेश मंत्रालय ने उप महाद्वीपीय झगड़ा में भारत की पसंद की टिप्पणी करने से इनकार कर दिया गया। ठीक है, भारत ने कोई भी टिप्पणी इस पर नहीं किया। हालांकि आधिकारिक रूप से कहा जाता है कि बांग्लादेश की उम्मीदवारी को अपने करीबी संबंध और 2021 में ढाका यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के समर्थन के वादे को देखते हुए बढ़त मिली है, कि ऐसा लगा था कि भारत जो है वो बांग्लादेश के उम्मीदवार को ज्यादा सपोर्ट करेगा, लेकिन दोनों हमारा पड़ोसी है, तो इसके लिए हमें एक बैलेंस्ड अप्रोच अपनाने की आवश्यकता है, जिसका उल्लेख उस समय भारत बांग्लादेश संयुक्त बयान में किया गया था। हालांकि बाद में 2022 में सुश्री शेख हसीना जो बांग्लादेश की PM है, कि दिल्ली यात्रा के दौरान जारी संयुक्त बयान में WHO प्रतियोगिता का उल्लेख नहीं किया गया। ठीक है, तो आगे ऐसा उल्लेख नहीं हुआ। तो भारत की जो पूनम खेत्रपाल, तो ये याद रखिएगा SEARO का अभी वर्तमान समय में जो डायरेक्टर है वो भारत की है, भारत की पूनम खेत्रपाल, जो 2014 से WHO SEARO की निदेशक है, और इस महीने दिल्ली बैठक में चुने गए नामांकित उम्मीदवार को और जनवरी 2024 में नामांकन के अनुसमर्थन के बाद यह पद सौंप देगी उन दोनों जो भी उम्मीदवार खड़े होंगे, जो जीतेंगे, ठीक है, उन्हें। तो यही सारी बातें थी। SEARO एक मुख्य चीजें था और इसका मेंबर। तो ये कुछ चीजें याद रखिएगा। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो आज के द हिंदू के न्यूज़पेपर में थे। कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं, और मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।